दोस्तों, एक पत्रकार जो रातों रात वायरल होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं किसी साधु संत की कोई ऐसी वीडियो वायरल करूं जिससे कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। इस सब के लिए वो गंगा जी के घाट पर जाता है और वहां जाने के बाद जो दृश्य देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुबह के 4 बजे भोर में एक साधु महाराज गंगा नदी में प्रवेश करते हैं और करीब 15 मिनट तक गंगा मैया के अंदर ही स्नान करते हैं और फिर जब बाहर आते हैं तो ये साधु महाराज के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि महाराज, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपके जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको सर्दी नहीं लग रही? मुझे तो यहाँ कपड़ों में भी सर्दी लग रही है और आप इतनी ठंड में सीधे सारे कपड़ों को उतार कर गंगा मैया में स्नान कर रहे हो। दोस्तों, उसके बाद साधु महाराज उन्हें एक कहानी बताते हैं। उस कहानी को सुनने के बाद वो पत्रकार भी वहीं पर बैठा का बैठा रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो साधु महाराज उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसमें एक पात्र है, उस पात्र को तुम्हें पहचानना होगा कि वो पात्र कौन है। दोस्तों, जब पूरी कहानी हो जाती है तो यहाँ पर जो पत्रकार होता है वो भी एक बार सारी बातों को समझ जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला, क्या थी इस साधु महाराज की कहानी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक पत्रकार होता है और वो पत्रकार जो मैंने आपको बताया कि वो इस तरह से चाहता है कि जिससे कि उसका जो जीवन है आगे एक बार में ही सफल हो जाए, वो अच्छे से वायरल होना चाहता है। दोस्तों, इस सब के लिए वो गंगा नदी के किनारे जाता है। वहाँ पर एक साधु महाराज को देखता है। वो शाम को देखता है और सुबह भी देखता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी मनसा होती है कि इनका मैं वीडियो बनाऊं, वो डरता है और कहता है कि मैं साधु महाराज आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर डर है कहीं आप मेरे से कुछ कह ना दो, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद साधु महाराज उसके पास बैठते हैं। दोनों के दोनों एक घाट के ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ पर साधु महाराज उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ और उस कहानी में तुम्हें पहचानना होगा कि ये पात्र कौन है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर कैसे इतनी सर्दी में भी इस गंगा मैया के अंदर स्नान करता हूँ। दोस्तों, अब वो साधु महाराज एक कहानी स्टार्ट करने लगता है। वो बताता है कि एक परिवार होता है जिसमें 2 भाई होते हैं, एक का नाम विजय और दूसरे का नाम जय होता है। जो विजय होता है वो लगभग छोटे भाई से 9 साल या 10 साल के बीच में बड़ा होता है और छोटा भाई बहुत ही छोटा होता है। उस समय इसकी उम्र लगभग 20 साल होती है और छोटे भाई की उम्र यही करीब 9 से 10 साल के बीच की होती है। तभी यहाँ पर इनके ऊपर एक जो माँ का साया था वो हट जाता है। माँ इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अब पूरे घर की जिम्मेवारी बड़े भाई विजय के ऊपर आ जाती है और विजय की यहाँ पर शादी कर ली जाती है। जो रिश्तेदार होते हैं वो दबाव देने लगते हैं, कहते हैं कि विजय की शादी करनी चाहिए। दोस्तों, पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीता होता है, जो बहुत ही अच्छे संस्कारों को लेकर पैदा होती है, उसके साथ इस विजय की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है। ये गांव में ही कुछ कमाने लगता है, लेकिन फिर ये अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मेरा जो छोटा भाई है ना अजय, उसे आगे बढ़ाना है, उस सब के लिए मुझे बाहर जाना होगा, बाहर मैं कमा कर आता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो विजय होता है वो अपनी पत्नी से ये बातें कह रहा था। पत्नी भी समझदार होती है, कहती है कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद ये कमाने के लिए बाहर चला जाता है और वहाँ जाकर ये अच्छे से कामकाज करने लगता है, कमाई बहुत अच्छे से करता है। लेकिन यहाँ पर वो पैसे भी भेजता अपने घर वालों को। कुछ दिनों के बाद ही जो पैसे हैं वो भेजना बंद कर देता है और घर वालों को ना तो कोई चिट्ठी उसकी मिलती, ना ही यहाँ पर कोई खोज खबर लगती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से जो पत्नी होती है वो भी परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने देवर को आगे बढ़ाने के लिए खुद मेहनत मजदूरी करने लगती है और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके देवर को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय लगभग 12 साल का बीत जाता है। 12 सालों में जो देवर होता है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक सरकारी नौकरी में लग जाता है।
दोस्तों अब गांव के लोग जो रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो अभी तक नहीं आया, जो अनीता का पति है विजय वो आया ही नहीं, वो तो हमें लगता है कि मर चुका है। ये सब बातें उड़ती उड़ती उसके मायके में भी पहुंच जाती हैं। जो इस लड़की अनीता का पिता होता है वो बहुत ज़्यादा शराबी होता है, शराब पिया करता, और अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को लेवाने के लिए उसके ससुराल में पहुँच जाता है, वहाँ से अपनी बेटी को साथ लेवा ले जाता है। दोस्तों आसपास के लोग भी यही कह रहे थे कि पता नहीं विजय गया तो गया कहाँ, उसे पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, वो वापस ही नहीं आया। दोस्तों अब अनीता अपने पापा के पास रहने लगती है। उस घर में भी उसका बस पापा ही होता है। वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता, और एक दिन उसके घर पर एक व्यापारी टाइप व्यक्ति आता है जो बहुत ही ज़्यादा धनी होता है। वो कमरे के अंदर बैठा होता है। इधर जो पिता है अपनी बेटी से कहता है कि बेटी चाय बना कर लाओ। अनीता चाय बना कर लेकर आती है तो यहाँ पर जो पिता है उस व्यापारी से कहने लगता है कि यही है मेरी बेटी, देखो कैसी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, जो बेटी है चुप कर इनकी बातों को सुनने लगती है। तो यहाँ पर जो पिता है वो उससे कहता है कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख रुपए दे दो और इसे अपने साथ ले जाओ। बेटी ये पूरा वाक्य सुनकर एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर सोच में पड़ जाती है कि तू करे तो क्या करे, अब तो तेरा पिता तुझे बेचने वाला और इस बुजुर्ग व्यक्ति को बेच देगा, तू करेगी तो क्या करेगी। दोस्तों रात को 3 बजे वो जगती है और उठकर वहाँ से वो एक निर्णय लेती है, क्यों ना मैं अपने देवर के पास पहुँचूँ। फिर वो रात को वहाँ से चलती है और सुबह के करीब 9 बजे जय के दरवाजे पर पहुँच जाती है। जय अपनी भाभी को देखता है तो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भाभी आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। तो वो रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे तुम बचा लो, नहीं तो मेरा बाबा मुझे बेच देगा, तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों अब जो जय होता है वो सोच में पड़ जाता है कि भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया है, वो मुझे माँ की तरह रखा करती थी और आज वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, भला ये कैसे हो सकता है, भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर ये मामला गांव में पंचायत में पहुंच जाता है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तमाम तरह के बुजुर्ग लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सभी बुजुर्ग मिलकर एक फैसला करते हैं कि इस अनीता के साथ में पहले ही बहुत गलत हुआ है, अब इसका पिता इसे बेच देगा तो ये और भी ज़्यादा गलत होगा। अगर घर की लक्ष्मी घर के अंदर ही रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अजय तुम इसे शादी कर लो। गांव में पंचायत में यही फैसला लिया जाता है। अजय भी काफ़ी सोचता है और उसे जब अपनी भाभी के आंसू दिखते हैं तो वो भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मंदिर में इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद अब जो अजय है वो अपनी भाभी को भाभी ही सोचता, कभी यही नहीं सोचता कि ये मेरी पत्नी है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग एडजस्ट होने में 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद ये दोनों पति पत्नी के संबंधों में आते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर इनका जीवन अच्छे से कटने लगता है और कुछ ही समय और बीतता है। कुछ समय के बाद यहाँ इनको एक लड़का हो जाता है। अब लड़का होने के बाद खुशियां बांटी जाती हैं और जैसे ही वो लड़का 3 महीने का होता है, 3 महीने के बाद अचानक ही जो विजय होता है उसकी एंट्री इस गांव में हो जाती है। दोस्तों सालों बाद जब विजय गांव के अंदर आता है तो कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि विजय का भूत आया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, भूत ऐसे दिन दोहरी में थोड़ी आते हैं। फिर यहाँ पर जब विजय से बातचीत की जाती है तो वो कहता है कि हाँ मैं विजय ही हूँ, मैं जिंदा हूँ। भाइयों आप क्या कह रहे हो। दोस्तों जब विजय अपने घर जाकर देखता है जो उसकी पत्नी होती है वो यहाँ पर इस तरह से अजय के साथ होती है, अजय के साथ शादी कर ली होती है, तो इसे बहुत बुरा लगता है। अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुझे इंतज़ार करना चाहिए था, तूने इंतज़ार नहीं किया। और अपने भाई से भी कहने लगता है कि भाई तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों उसे हकीकत के बारे में नहीं पता था। फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों अपनी आंखें नम कर लेते हैं, नीचे की तरफ गर्दन कर लेते हैं, कुछ नहीं कह पाते। गांव के वही बुजुर्ग लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग बैठ जाते हैं। बैठकर अब विजय से कहने लगते हैं कि विजय ना तो इसमें तेरी पत्नी अनीता की कमी है और ना ही तेरे छोटे भाई अजय की कमी है, ये सारी कमी पूरे गाँव की है। इस गाँव को जो तू सज़ा देना चाहता है वो तू सज़ा दे दे, लेकिन ये पूरी गाँव, ये कमी हमारे इस पूरे गांव की है। दोस्तों अब यहाँ पर जो विजय होता है उसकी समझ में आ जाता है, क्योंकि गांव वाले लोग बाग उसे पूरा मामला बता देते हैं किस तरह से तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो इस
अनीता का पिता होता है वो इसे बेच देना चाहता था, लेकिन इसे बचाने के लिए हमने ये कदम उठाए। अब आप जो भी हमें सज़ा देना चाहते हो हमें मंजूर है, इनकी कोई कमी नहीं है, ना तो इसमें अजय की कोई कमी है और ना ही अनीता की कोई कमी है। विजय की भी समझ में आ जाता है कि यार वाकई में ही इन्होंने सही किया है। उसके बाद जो विजय होता है वो वहाँ से जो भी पैसा धेला कमा कर लाया था उन्हीं लोगों को दे जाता है और उसके बाद वहाँ से वो सीधे हरिद्वार के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर वो इस तरह से तपस्या करने लगता है। अब यहाँ पर वो पत्रकार से पूछने लगते हैं कि बताओ इसमें वो व्यक्ति कौन था। अब पत्रकार की भी समझ में आ गया था कि ऐसा काम करने वाला वो विजय ही था। ये जो साधु महाराज होते हैं ये कोई और नहीं होते, विजय ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पत्रकार होता है वो इनकी कहानी को सुनकर एक बार के लिए भावुक हो जाता है और भावुक होने के बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर जो अनीता ने और उसके देवर ने शादी की थी क्या वो ठीक थी या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था, या जो अब बाद में विजय ने कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।